साथियों, मैं अमरजीत सिंह आज फिर आपका आपके चैनल एक नई सोच में फिर से स्वागत करता हूं। अभी 4 नवंबर 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक मुकदमों में मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता से संबंधित आदेश पारित किया है, जिसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी करी है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह जजमेंट पुरुषों के खिलाफ है, मगर मेरा मानना है कि यह एक बहुत ही अच्छा आदेश है। यदि इस तरह का आदेश कुछ साल पहले आ गया होता तो शायद इतने ज़्यादा केस पेंडिंग यानी विचाराधीन नहीं होते। आप इस आदेश को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आदेश में क्या क्या लिखा गया है। इस जजमेंट में कुछ अच्छी बातें हमें नज़र आई हैं। हम एक एक करके आपको इस आदेश की बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बताई गई बातें हमारे निजी विचार हैं, इसे आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। एक नई सोच यूट्यूब चैनल में हमने लगभग 50 मुकदमों से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आप उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी और आप अपने मुकदमे को खुद अच्छे से लड़ पाएंगे। इस आदेश में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्रिमिनल अपील नंबर 730 में आदेश पारित किया गया है और पार्ट बी जिसमें कि सामान्य दिशा निर्देश और निर्देश के 6 पॉइंट हैं। पहला, ओवरलैपिंग के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा यानी इश्यू ऑफ ओवरलैपिंग जुडिक्शन। नंबर 2, अंतरिम रखरखाव का भुगतान यानी पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। तीसरा, रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड यानी क्राइटेरिया ऑफ डिटर्मिनेशन गाइडलाइंस ऑफ मेंटेनेंस। चौथा, वह दिनांक जिससे रखरखाव प्रदान किया जाना है, डेट ऑफ विच मेंटेनेंस टू बी अवॉर्डेड। पाँचवा, रखरखाव के आदेश का प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। छठा, अंतिम दिशा यानी फाइनल डायरेक्शन। अब ओवरलैपिंग के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा, इसमें जो कई तरह के अधिनियम हैं जिनके तहत महिला रखरखाव का दावा करती है, उसके बारे में बताया गया है कि एक या कई अधिनियम के तहत रखरखाव का दावा किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक अधिनियम एक स्वतंत्र और विशिष्ट उपाय प्रदान करता है। इसमें महिला को कई तरह के रखरखाव मिलने के लिए अधिनियम बताए गए हैं, जैसे कि ए, विशेष विवाह अधिनियम 1954 यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SMA 1954 कहते हैं। बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसको शॉर्ट फॉर्म में HMA 1955 कहते हैं। सी, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 यानी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HAMA 1956 कहते हैं। इसमें महिला रखरखाव का दावा करती है। साथ ही में इसी HAMA की धारा 19 के तहत यह प्रावधान भी है कि एक विधवा बहू अपने ससुर से रखरखाव का दावा कर सकती है यदि वह खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है। और डी, CRPC की धारा 125 और ई, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यानी कि DV। इसमें ओवरलैपिंग पर कहा गया है कि आवेदक पिछले रखरखाव का खुलासा करेगा, यानी कि यदि उसको किसी दूसरे मुकदमे से कुछ पैसा मिल रहा है तो वो अपने दूसरे मुकदमे आने वाले जिसमें फैसला आने वाला है उसमें उसका वो जानकारी देगी, ताकि न्यायालय को ध्यान में रखा जाए, पिछली कार्रवाई में पिछले दिए गए रखरखाव पर विचार करे और उक्त राशि का समायोजन
या सेट ऑफ करें। इसके बाद 2 नंबर है अंतरिम रखरखाव का भुगतान, इसमें भी विस्तार से बताया गया है। 3 नंबर में भी काफ़ी विस्तार से बताया गया है और इसमें बताया गया है कि इसमें कई पॉइंट हैं, जैसे कि ए पार्टियों की आयु और रोजगार, बी निवास का अधिकार, सी जहां पत्नी कुछ आय अर्जित करती है, डी नाबालिग बच्चों का रखरखाव, ई गंभीर विकलांगता या बीमार स्वास्थ्य। इसके बाद चौथा पॉइंट है जिसमें रखरखाव किया जाना है, रखरखाव प्रदान किया जाना है। इसमें भी विस्तार से बताया गया है और 3 तरह से गुजारा भत्ता अभी तक भारत में दिया जाता था। पहला, आवेदन की तारीख से। भारत में कुछ राज्यों में आवेदन की तारीख से गुजारा भत्ता दिया जाता था। मुकदमा जितने भी साल चलता हो, लेकिन जिस दिन से उन्होंने आवेदन दिया है उस दिन से उनको पूरा पैसा मिलता था। बी, आदेश की तारीख से। भारत में कुछ राज्यों में जिस डेट को आदेश आता था उस आदेश से रखरखाव की राशि दी जाती थी और उस डेट ऑफ एप्लीकेशन से वहाँ पर नहीं दिया जाती थी पैसा। और सी, संबंध की सेवा तारीख से, यानी कि जिस दिन भी आपको अपोजिट पार्टी के मुकदमे का संबंध आपको जिस डेट में भी रिसीव हुआ है उस डेट से आपको पैसा देना होता था। इसके बाद इस पॉइंट पर काफ़ी लंबा डिस्कशन है और डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसके लिए इसके बारे में निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है। निर्देशन द्वारा सभी न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में एक रूपता और निरंतरता लाने के लिए रखरखाव को उस तारीख से दिया जाना चाहिए जिस पर आवेदन दिया गया था। और इसके बाद 5वां पॉइंट है रखरखाव के आदेशों का प्रवर्तन। इस पर भी विस्तार से बताया गया है। और अंत में 6वां पॉइंट है जिसमें कि इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसके बारे में कुछ फॉर्मेट उसमें लगाए गए हैं, जिसमें कि आपको और विपक्षी को दोनों को अपनी जानकारी भी देनी है। इस आदेश में हर तरह के गुजारा भत्ते के बारे में बताया गया है। इस आदेश के आने के बाद देश में गुजारे भत्ते की राशि आवेदन देने की डेट से लागू होगी, क्योंकि आवेदन देने के बाद रखरखाव की कार्रवाई लंबित रखना यानी पेंडिंग करना आवेदक के नियंत्रण में नहीं है, ऐसा इस जजमेंट में लिखा गया है। आदेश में कहा गया है कि पति को रखरखाव के पूरे बकाये का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय की डेट से 12 हफ्ते की अवधि के भीतर पूरा रुपया जमा करना होगा। यानी कि जिस भी आदेश में, जिन 2 पार्टियों के आदेश में ये आदेश आया है उसमें पति को 12 हफ्ते के अंदर अपनी पत्नी को पूरा पैसा जमा करना होगा। यदि अपीलकर्ता यानी पति उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, यानी पति पूरे पैसे नहीं दे पाता है, तो न्यायालय उत्तरदाताओं के लिए आदेश लागू करने के लिए खुला रहेगा, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस आदेश में कहा गया है कि मेंटेनेंस की राशि आवेदन की डेट से लागू होगी, जैसा कि आदेश में लिखा है। क्योंकि कुछ राज्यों में यह आवेदन की डेट से, कुछ राज्यों में संबंध की प्राप्ति की डेट से तथा कुछ राज्यों में आदेश की डेट से लागू होता है। इसलिए इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन राज्यों में फ़र्क पड़ेगा जहां यह राशि आदेश से लागू होती है। शायद उन राज्यों में मुकदमे भी लंबे चलते होंगे। मुकदमे का फैसला आने में काफ़ी समय लगता है। मुकदमे में एक अंतरिम आदेश होता है जिसमें जब तक मुकदमा चलता है तब तक अपोजिट पार्टी को यह रुपया देना होता है। यह रुपया कम होता है। मुकदमे के फाइनल आदेश में जो राशि कही जाती है वह राशि आदेश की अंतिम तारीख से लागू होता था। इस वजह से कई लोग जानबूझकर भी मुकदमे को लंबा चलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मान लो आपने 5 साल तक मुकदमा चलाया, 5 साल बाद आदेश में 10,000 रुपये का आदेश हुआ
और अब आगे से आपको 10,000 रुपये देने हैं, लेकिन आपने 5 साल तक आपको 5 साल तक का बकाया भी देना होगा। आपने जो 5 साल इंटू 12 यानी कि 60 महीने, 60 महीने इंटू 4 यानी 2,40,000 रुपये भी आपको एक साथ देने होंगे। जिनके आदेश में 4,000 से ज़्यादा का अंतर होगा उन्हें और ज़्यादा यानी लाखों रुपया देना होगा। अब आप ही बताओ, क्या अभी आप बेवजह डेट पर डेट लोगे? अब आपकी कोशिश होगी कि मुकदमा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। मुकदमा जल्दी ख़त्म होगा तो पेंडिंग मुकदमों की संख्या भी कम होगी। जो लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यह आदेश अब उनके गले की हड्डी बन जाएगा, जो ना तो निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके मुकदमों में अपोजिट पार्टी ने कोई भी इंटरिम आवेदन नहीं लगाया है। वो लोग भी सिर्फ डेट पर डेट लेते जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपोजिट पार्टी को कोई भी रुपया नहीं देना होता है। जब ऑर्डर आएगा तब से देना शुरू करेंगे, लेकिन अब उनके लिए भी ये समस्या है। यदि उन्होंने मेरी 4 से 5 साल तक मुकदमा चलाया, तो जब आदेश आएगा तो ये सारा रुपया अब उनको एक साथ आवेदन की डेट से देना होगा, और तब उनको पता लगेगा कि डेट पर डेट लेने से क्या नुकसान होती है। ऐसे लोगों की वजह से ही मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, आप लोगों के भी मुकदमे लेट होते चले जा रहे हैं और आपको अपने मुकदमों में काफ़ी समय लग रहा है। इस आदेश के अनुसार दोनों पक्षों को अपनी आमदनी, संपत्ति और उन्हें अपना रुपया जहाँ जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस जजमेंट में आपको अपोजिट पार्टी की जानकारी भी, आपको अपनी जानकारी देने का भी फॉर्मेट दिया गया है, और यह फॉर्मेट दोनों पर ही लागू होता है। तथा साथ ही में सीआरपीसी की धारा 340 का भी उल्लेख किया गया है, तथा आईपीसी की धारा 191, 193 सहित अन्य धाराओं का भी जिक्र किया गया है, जिसमें न्यायालय में गलत जानकारी देने पर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। एक बात और यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि आमदनी और संपत्ति की जानकारी के अलावा भी यदि अपोजिट पार्टी ने मुकदमे में झूठ बोला है या झूठे आरोप लगाए हैं, तो भी न्यायालय में झूठ बोलने पर आईपीसी की धारा 191, 193 के अंतर्गत उन पर मुकदमा चल सकता है और उन्हें सज़ा हो सकती है। साथ ही यदि मुकदमे में झूठ बोला गया है तो आप दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि झूठ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का अंतरिम रिलीफ या रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। यदि आपने मुकदमे के झूठ को सामने ला दिया तो आप मुकदमा जीत सकते हैं। यदि आप मुकदमा जीतते हैं तो आपको कोई भी गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। अभी आप अपोजिट पार्टी की आमदनी और संपत्ति की जानकारी में बहुत सारा रुपया, समय आप और कई डेट निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग आरटीआई में समय और रुपया बर्बाद करते हैं। अब अपोजिट पार्टी को ये जानकारी स्वयं देनी होगी। आप तो पहले भी अपनी आमदनी और संपत्ति की जानकारी देते ही थे, अब भी देते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। न्याय का सिद्धांत है कि दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला किया जाए। जब दोनों पक्ष स्वयं अपनी आमदनी और संपत्ति की जानकारी देंगे तो जज साहब को भी फैसला करने में कम समय लगेगा और मुकदमा जल्दी ख़त्म होगा। इस आदेश के आने के बाद से एक उम्मीद है कि शायद मुकदमे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जिससे कि पेंडिंग मुकदमों की संख्या भी कम होएगी। एफिडेविट का भी एक फॉर्मेट है, उसमें आपको अपोजिट पार्टी की बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आवेदक को अपना मासिक खर्च जैसे किराया, घरेलू खर्च, मेडिकल बिल, ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सारी जानकारियां देनी होंगी। डीवी 125
HMA और HAMA की कार्रवाई में दिए गए मेंटेनेंस की राशि बतानी होगी, यानी कि कहीं दूसरी जगह से उनको पैसे मिल रहा है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी और उसके ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी। तीसरा पॉइंट है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि हम अपने वीडियो में बहुत समय से कहते चले आ रहे हैं कि आपको अपनी मर्जी से कुछ रुपया अपोजिट पार्टी को भेजना चाहिए जब भी वो आपको बिना किसी कारण को बिना किसी वजह से आपको छोड़कर अपने मायके में रहने चली गई है, तो आपको कुछ ना कुछ रुपया उसको भेजना चाहिए। उसके बारे में इस जजमेंट में कहा गया है कि क्या दोनों पक्षों में से किसी ने भी शैक्षिक खर्च यानी पढ़ाई के लिए खर्च स्वैच्छिक योगदान दिया है तो उसका विवरण दें। यदि आपने वो पैसा भेजा है तो आप उसका जानकारी दें, क्योंकि आप पहले ही उसमें रुपया उनको भेज चुके हैं तो हो सकता है वो पैसा आपका मेंटेनेंस पे कम हो जाए। साथ में ये भी हो कि आपने अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाई है और आपके फेवर में कुछ बातें कही जा सकें। साथ ही में बच्चों की शैक्षिक पढ़ाई के लिए भी यदि तीसरे पक्ष से कोई सहायता प्रदान की गई है या तीसरे पक्ष ने कोई सहायता प्रदान करी है तो उसके बारे में भी बताएं। और साथ में ही इनकम टैक्स रिटर्न उसको भी कॉपी जमा करनी है, और वो कौन कौन से हैं। पहला है शादी से 1 साल पहले का, जो जब भी शादी हुई है उसके 1 साल पहले का। उसके बाद जब भी वो दोनों अलग हुए हैं, हो सकता है शादी के 5 साल बाद अलग हों, तो 5 साल बाद की उनको रिटर्न 5 साल बाद का से 1 साल पहले का उनको रिटर्न देना है। मान लेते हैं 5 साल के बाद 8 साल पे उन्होंने मुकदमा किया तो आपको भी आवेदन के दायर करने की समय का फिर IT रिटर्न की कॉपी जमा करनी होगी। पिछले 3 वर्षों साथ में ही पिछले 3 वर्षों के सभी बैंक खातों के सभी बैंक खाते यानी आपके भी सारे और अपोजिट पार्टी के भी सारे बैंक की डिटेल स्टेटमेंट की कॉपी आप दोनों को जमा करनी है। तो ये जो जानकारी है, जो फॉर्मेट है, ये आपको और अपोजिट पार्टी दोनों को देना है। इसमें कहीं नहीं लिखा गया कि सिर्फ आपको देना है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी और भी है उसमें, कृपया आप उस फॉर्मेट को देखें और आदेश को एक बारी जरूर पढ़ें। दोनों पक्ष पूरी जानकारी देंगे तभी तो सही आदेश आएगा। हमारी राय है कि यदि आपके ऊपर मेंटेनेंस का कोई भी मुकदमा हो गया है और आपको कहीं से भी पता चल गया है तो आपको अगली डेट पर कोर्ट में स्वयं हाजिर हो जाना चाहिए। सम्मन का इंतज़ार ना करें। मुकदमा जितना ज़्यादा लंबा चलेगा भुगतान आपको ही करना पड़ सकता है। आदेश में एक जगह कहा गया है कि कार्यवाही लंबित करना आवेदक के नियंत्रण में नहीं है। इस आदेश को कुछ लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कुछ इसका उपयोग करेंगे, कुछ इसका दुरुपयोग करेंगे। इस आदेश का दुरुपयोग शायद आवेदक ही करेगा, क्योंकि अब आवेदन की तारीख से ही गुजारा भत्ता का रुपया मिलेगा। अपोजिट पार्टी आपको सम्मन भेजने में देरी कर सकती है जिससे मुकदमा लंबा चले। अपोजिट पार्टी आपके आवेदन का जवाब देरी से दे सकती है। बयान और क्रॉस में देरी कर सकते हैं। गवाह के बयान और क्रॉस में देरी कर सकते हैं। आपसे समझौता करने के नाम पर मुकदमे को लंबा खींच सकते हैं जिससे मुकदमा पेंडिंग रहे। यदि अपोजिट पार्टी डेट पर डेट लेकर मुकदमा जानबूझकर लंबा चलाती है तो इसके लिए आप हमारा वीडियो देखें जिसमें कि हमने बताया है कि यदि अपोजिट पार्टी डेट पर डेट लेती है तो आपको क्या करना है। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिसे आप देख सकते हैं। CRP 125 में लिखा हुआ है कि सम्मन की तामीली के 60 दिन में आवेदन को निपटाने की कोशिश की जानी चाहिए। आप इस बात को लेकर स्पीडी ट्रायल का आवेदन माननीय न्यायालय में देकर मुकदमे की कार्रवाई जल्दी करने की बात कह सकते हैं। जब कानून में लिखी बाकी बातें और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
की बातें मानी जा सकती हैं, तो मुकदमे को 60 दिन में ख़त्म करने की बात क्यों नहीं मानी जा सकती। मुकदमा 60 दिन में ना सही कुछ महीनों या 1 साल में, तो 1 साल के अंदर तो ख़त्म हो ही सकता है। जब मुकदमा जल्दी ख़त्म हो सकता है तो उसे कई सालों तक क्यों चलाया जाए। आप कोशिश करें कि एक बार जजमेंट और उसमें दिए गए फॉर्मेट को अवश्य पढ़ लें, जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। यदि आपके कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट करते वक्त आप कृपया कमेंट बॉक्स के कमेंट को एक बार पढ़ लें, जिससे कि हो सकता है कि आप जो सवाल पूछने जा रहे हों उसके जवाब हम पहले ही दे चुके हों। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सही जानकारी उनको मिल सके। आने वाले हमारे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम जब भी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।